हेलो एवरीवन, इस वीडियो में गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। इस एप्लीकेशन में हम एक मेटालिक शेल लेंगे और मेटालिक शेल आपके पास अंदर से एम्प्टी होता है और उसके सरफेस पर, सिंस मेटालिक शेल है तो मेटल में जितना भी चार्ज आप दोगे वो सारा का सारा उसके सरफेस पर ही आ जाता है। दैट मीन्स जो आपके पास मेटालिक शेल है, अगर आप उसको क्यू चार्ज दोगे वो सारा का सारा उसके सरफेस पे आ जाएगा। इस केस में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने आर रेडियस का मेटालिक शेल लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। मैंने आर रेडियस का मेटालिक शेल लिया हुआ है और मेटालिक शेल पे पॉजिटिव चार्ज को मैंने स्प्रेड किया हुआ है। अच्छा, मेटालिक शेल की अगर मैं बात करूं, इसका रेडियस आर है और अगर मेटालिक शेल के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन करें, हम लिख सकते हैं यहां पे कि जो आपके पास सिग्मा होगा, पॉइंट नंबर 1 आपका सिग्मा, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां पर अगर मैं बात करूं, जो चार्ज आपके शेल पे है, लेट अस एज्यूम इट इज कैपिटल क्यू, और जो आपके शेल का एरिया होगा वो आपके स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि आपके पास जो टोटल चार्ज है आपके शेल पे, हम उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इट इज सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हमने देख लिया, लेट इट बी इक्वेशन 1। तो होपफुली कहीं पे अभी तक डाउट नहीं होगा। दैट मीन्स जब भी आप एक मेटालिक शेल के साथ डील कर रहे हो, आप मेटालिक शेल के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हो, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां पर आपके पास सिंपली मेटालिक शेल है, एक स्फीयर ही है, तो स्फीयर का एरिया जब आपको निकालना होता है तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है और वो आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर अगर मैं मेटालिक शेल की बात करूं, मेटालिक शेल की वजह से जब आप फील्ड निकालते हो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट रीजन आ जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रीजन आपके पास आ जाता है आउटसाइड द शेल, कि अगर आप शेल्स के बाहर हो तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हो तो वो आप गॉस लॉ से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो दैट मींस हम गॉस लॉ यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे और हम पहले इवैल्यूएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड द शेल। दूसरा केस हो जाएगा फिर ऑन द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, वो दूसरा केस हमारा बन जाएगा। और तीसरा केस, एक हमने बाहर देखा और फिर हम सरफेस पे देखेंगे, और तीसरे केस में हम शेल के अंदर चले जाएंगे और हम देखेंगे कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, शेल पे चार्ज कितना है वो हमने देख लिया, कैपिटल क्यू, और उस चार्ज को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब आपके पास 3 केसेस है। पहला केस होगा आउटसाइड द शेल, दूसरा केस होगा ऑन सरफेस ऑफ द शेल कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो, और तीसरा जो आपके पास होगा वो होगा इनसाइड द शेल। तो पहला केस हम देखते हैं यहाँ पे, केस 1 हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला जो आपका स्टेप होगा, हम इवैल्यूएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का मतलब क्या होगा कि आप सिंपली एक पॉइंट ले रहे हो शेल के बाहर और वो पॉइंट सिंपली शेल के सेंटर से किसी ना किसी डिस्टेंस पे होगा। मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास ये वाला पॉइंट है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो, ये वाला पॉइंट। सो इस पॉइंट से शेल के सेंटर तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करना है। ये पॉइंट और जो शेल का सेंटर है, इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, उस सेपरेशन को मैं यहां पे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आर एक वेरिएबल है, आर एक वेरिएबल है, ये वैरी कर सकता है। आप आर को बढ़ा सकते हो, आप आर को छोटा कर सकते हो और इस आर के बराबर भी ले सकते हो। आप आर को छोटा कर सकते हो, दैट मींस वो पॉइंट फिर आपका अंदर लाई करेगा जिसके लिए आर का वैल्यू बहुत छोटा आ जाएगा। आप आर को 0 भी कर सकते हो, वो आपका फिर सेंटर बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो आपके पास ये आर है ये वेरिएबल है, दैट मींस ये आर डिपेंड करेगा आप पॉइंट कौन सा वाला ले रहे हो। अगर अभी मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो आर का वैल्यू ये है, बट अगर मैं पॉइंट थोड़ा दूर ले जाऊं आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर मैं इस आर को फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को अगर मैं सरफेस पर ही लूं, शेल के सरफेस पर ही लूं, आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को शेल के अंदर कहीं पे लूं, आप देखोगे कि आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगा। दैट मीन्स आर का जो वैल्यू है ये वैरी करेगा और डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो, आप कहां पे रादर पॉइंट ले रहे हो। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का मतलब होगा कि जो आपका ये वेरिएबल आर है ये आपके शेल के रेडियस कैपिटल आर से बड़ा है। दैट मीन्स इस केस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका जो यहां पे वैल्यू आर है,
दैट मींस आर आपको शेल के सेंटर से उस पॉइंट पे ले रहा है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। तो अभी के लिए आपका जो आर है इट विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, और अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर इसी आर रेडियस का गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करूंगा। और गॉसियन स्फीयर जब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि यहां पर जो मैंने डॉटेड स्फीयर गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है, इसमें सारे का सारा शेल एनक्लोज हो रहा है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे तो अगर आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, उसमें जितना भी टोटल चार्ज होगा, आप उस टोटल चार्ज की मदद से टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो कि कितना गॉसियन स्फीयर के या कितना गॉसियन सरफेस से बाहर आ रहा है। वही आपका गॉस लॉ यहां पर है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, आपके शेल पे जितना भी चार्ज है वो तो एनक्लोज हो गया, मैं गॉस लॉ यूज कर सकता हूं। और गॉसियन स्फीयर मैंने यहां पे लिया, गॉसियन स्फीयर में आप देखोगे कि यहां पे सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी। अब वो सिमेट्री क्या क्रिएट हो जाएगी अभी मैं कहूंगा, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि ये पूरा शेल जो है वो गॉसियन स्फीयर में क्या हो गया, वो एनक्लोज हो गया। तो गॉस लॉ की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 2, अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ये आपके पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है, और इसी को आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू एनक्लोज्ड कितना आपके पास है, वो तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लिया था ना हमने, तो क्यू एनक्लोज्ड आपका यहां पर क्या है, क्यू एनक्लोज्ड आपका यहां पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करूं, इनके बीच का एंगल जीरो है। कैसे, मैं बताता हूं। जब आप शेल की बात करते हो, शेल से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। रिपीट कर रहा हूं, शेल से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, तभी जाके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक शेल के साथ हर एक जगह पे 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली जब आप यहां पे गॉसियन सरफेस पे या रादर गॉसियन स्फीयर पे जब भी आप यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। ये सिमेट्री वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, हर जगह पे जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आ रहा है वहां पर आप देखोगे कि आपका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो आपके पास होंगे यहां पे, ये आपस में पैरेलल होंगे। इनके बीच का एंगल कितना होगा, वो जीरो होगा। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थर्ड स्टेप में कि आपके पास इंटीग्रल ये बन जाएगा ई ds और यहां पर cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, 0 डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो शेल से ओरिजिनेट हो रहा है वो भी रेडियली आउटवर्ड है, और गॉसियन स्फीयर पे जितने भी आपके एरिया वेक्टर है वो सारे के सारे रेडियली आउटवर्ड है। तभी जाके आप बोल सकते हो, सिंस दोनों चीजें रेडियली आउटवर्ड है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री रहेगा, और cos 0 जो आपके पास होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो फर्दर यहां मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू आपके पास कैपिटल क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस इंटीग्रल है। मैं फोर्थ स्टेप पे जा रहा हूं, मैं यहां लिख सकता हूं ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमने गॉसियन स्फीयर लिया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे होगा उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, बिकॉज देयर इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की वजह से गॉसियन स्फीयर जो आपने लिया हर एक पॉइंट पे, गॉसियन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज देयर इज रेडियल सिमेट्री। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। और यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो। ये आपके पास आएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये आपका ds आ जाएगा। अब ये जो आपके पास यहां ds है, जरा ये देख लो, ये सिंपली किसका पार्ट है, ये ds जो आपका है ये गॉसियन स्फीयर का पार्ट है। दैट मींस अगर आप यहां पर एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू गॉसियन स्फीयर, एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो, आप शेल का एरिया नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो, आप गॉसियन स्फीयर का एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो। और गॉसियन स्फीयर का एरिया कुछ नहीं, वो तो स्फीयर का एरिया ही है, मगर स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। यहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखते हैं 4πR²। जब वो यहां पे गॉसियन स्फीयर का एरिया लिखते हैं ना, वो लिखते हैं 4πR²। वो गलत है ना, क्योंकि गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर नहीं है, वो स्मॉल आर है। तो गॉसियन सरफेस का जो आपके पास एरिया होगा इट विल बी 4πr²। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप गलती कर देते हो। तो हमेशा याद रखो, ये इंटीग्रल में जो आप एरिया ले रहे होते हो ना वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये गॉसियन सरफेस का एरिया है तो पूरा प्रॉपरली आप रेडियस देखो, कहीं आप मेटालिक शेल का रेडियस ना लो और आप चीजें गलत कर दो। तो जब आप यहां पे रेडियस लोगे वो गॉसियन स्फीयर का ही रेडियस आपको लेना पड़ेगा, और गॉसियन स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इट इज इक्वल टू, ये आपके पास q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और
इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह पे, ई अपनी जगह पर है। अच्छा, ये जो आपके पास गॉसियन स्फीयर है, इसका एरिया जो होगा इट विल बी इक्वल टू 4 पाई, मगर आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिजल्ट को थोड़ा अभी मॉडिफाई भी करूंगा मैं, बट ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको मेटालिक शेल का एक इक्वेशन याद होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इक्वेशन को यहीं पे रखते हैं, मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा और, बट फिलहाल के लिए हम क्यू की जगह पे कुछ और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैपिटल क्यू की जगह पर हम सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, कैपिटल क्यू की जगह पर आप सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं लिख सकता हूं यहां पे सिक्स्थ स्टेप, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। अगेन यहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, दैट मींस हम प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं वैक्यूम में, तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। मल्टीप्लाइड बाय क्यू की जगह पे आएगा सिग्मा टाइम्स 4 पाई, फिर कैपिटल आर स्क्वायर, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। 4 एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां मैं बोल सकता हूं कि आपका जो E है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपका जो E है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं यहां पे लिखूंगा ये 7th पॉइंट कि आपका जो E है यहां पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना आप, मैं रिपीट करता हूं, जितना आप यहां पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना आप शेल के सेंटर से दूर चले जाओगे बाहर, यहां से बात हो रही है क्योंकि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड में जितना आप शेल से दूर चले जाओगे, रादर शेल के सेंटर से जितना आप दूर चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होते चले जाएगा क्योंकि यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करना है क्योंकि ये इक्वेशन जो है डायरेक्ट आपके यूजुअली जेई एग्जामिनेशन में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इक्वेशन सीधे वहाँ पर आ जाती है, आपको बस इक्वेशन को टिक करना होता है या आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट करने होते हैं इनके वैल्यूज़ और आपका आंसर बन जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है मेटालिक शेल पे, बहुत बार पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया है फ्रॉम 2014 ये क्वेश्चन कि इसका ग्राफ वगैरह जो है मेटालिक शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, वो अब बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिलहाल के लिए आपको थोड़ा आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज ही होने वाला है, तो इतना आपको पता चला, अभी हमने ग्राफ नहीं देखा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन रिजेंबल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं रिपीट करता हूं, लेट अस एज्यूम मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, लेट अस एज्यूम मेरे पास यहां पर एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, और एट अ डिस्टेंस R मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहता हूं। मैं यहां पर एट अ डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहता हूं पॉइंट P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे आप लेते हो, आप लिखते हो ना सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप लिखते हो कि ये तो सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है, सो मल्टीप्लाइड बाय जो भी सोर्स चार्ज होगा दैट इज Q, क्योंकि इसी की वजह से आप पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, डिवाइडेड बाय, अच्छा सेपरेशन क्या है पॉइंट और सोर्स चार्ज के बीच में R, इसी का आप स्क्वायर लेते हो। इक्वेशन सेम है। दैट मीन्स इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि अगर आप मेटालिक शेल की वजह से निकालना चाहते हो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, आप एज्यूम कर सकते हो कि जितना भी चार्ज मेटालिक शेल पे है वो सिंपली शेल के सेंटर पर है, और फिर अगर आप यहां पर एट अ डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो सिंस आपने एज्यूम किया कि सारा चार्ज कहां पर है, सेंटर पर है, तो आपने एज्यूम किया कि पूरा जो शेल है वो सिंपली एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज कहां पर है, शेल के सेंटर पर है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो एट अ डिस्टेंस R। दैट मीन्स ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपको ये कह रहा है कि आप मेटालिक शेल को एज्यूम कर सकते हो कि इट इज सिंपली अ पॉइंट चार्ज, मगर वो पॉइंट चार्ज होगा कहां पे, वो पॉइंट चार्ज शेल के सेंटर पे होगा। मैं रिपीट करता हूं, इस इक्वेशन से आपको यह पता चल रहा है कि आप मेटालिक शेल को सिंपली ट्रीट कर सकते हो एज अ पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज को रखना कहां पर है, अब वो आपको मेटालिक शेल के सेंटर पर रख देना है।
और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालो, फिर आप यहां पर निकालो, यहां पे निकालो, यहां पर निकालो, बट एज्यूम पहले करो कि आपका जितना भी चार्ज यहां पर है इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो ये रिजल्ट आपको यही चीज यहां पे कंक्लूड करके देता है। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। सिंस हमने ई आउटसाइड निकाल दिया, ये आपका ई आउटसाइड है, मैं इसको ई ओ लिख रहा हूं, ये आपका आउटसाइड है, या मैं इसको लिख सकता हूं आउटसाइड, ई आउट, ये भी आपका ई आउटसाइड है, मैं ई आउट लिख रहा हूं, ये आपके पास ई आउटसाइड है, ये हो गया। अब समझो, अगर मैं यहां पर ये जो आपके पास आर है, ये जो आपके पास स्मॉल आर है, यहां पे पहले देख लो, ये जो स्मॉल आर आपके पास है, अगर मैं इस स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दूं, दैट मींस आपने इस पॉइंट को फिर कहां पर लिया, आपने इस पॉइंट को इस सरफेस पे लिया, क्योंकि जब ये पॉइंट आपके सरफेस पर होगा, आपका जो यहां पे स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। दैट मींस इसी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटालिक शेल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, 7 पॉइंट्स हमारे हो गए यहां पे, चलो मैं 8th पॉइंट की बात करता हूं, मैं 8th पॉइंट की बात यहां पे कर रहा हूं। अब 8th पॉइंट में मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। इसके लिए आपको स्मॉल आर को किसके बराबर लेना पड़ेगा, कैपिटल आर के बराबर लेना पड़ेगा। सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन अगर हम देखेंगे ये वाला इक्वेशन, फिर उसके बाद हम ये वाला इक्वेशन देखेंगे, तो आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर मैं ई ऑन सरफेस की बात करूं, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक हो गया। आपका चार्ज जो शेल पर है दैट इज क्यू, इसमें कोई इशू है नहीं, मगर आपको स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख देना है, कैपिटल आर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से भी क्या पता चल रहा है, क्या अगर आप ट्रीट करोगे अपने मेटालिक शेल को एज अ पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को शेल के सेंटर पे रख दो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर निकाल दो, सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगा। होपफुली कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन में अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दोगे, आप देखोगे कि आपका जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये तो हमने मेटालिक शेल के लिए डिराइव किया ना, बट मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं किसी भी कंडक्टर के लिए। अगर आपके पास कोई भी एनक्लोज्ड कंडक्टर होगा और उसके सरफेस पे कुछ भी चार्ज होगा, आप सिंपली उस सरफेस के बाहर, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के सरफेस पे अगर आपको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आपको बस बोल देना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमेशा यही होता है। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी एनक्लोज्ड कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा किसके लिए, हमने देखा यहां पे शेल के लिए, मगर ये किसी भी आर्बिट्री शेप्ड मेटालिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने मेटालिक शेल के लिए देखा, मगर अगर आप किसी भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर देखोगे, एनक्लोज्ड कंडक्टर देखोगे, आप देखोगे कि उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। दैट मींस आपके मेटालिक शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटालिक शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्योंकि फिर जितना आप दूर चले जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। दैट मींस ये आपके पास जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज ई मैक्सिमम। अब अगर मैं यहां पर आर का वैल्यू, लास्ट पार्ट है ये, अभी तक हमारे 8 पॉइंट्स हो गए, मैं 9th पॉइंट पे जाता हूं, यहां पे मैं 9th पॉइंट पे जाता हूं, आराम से देख लो। अगर मैं इस पॉइंट को जो पहले बाहर था फिर सरफेस पे चला गया, अब अगर इस पॉइंट को मैं कहीं अंदर ले जाऊं, लेट अस अज्यूम मैं इस पॉइंट को यहां पे ले रहा हूं, और ये पॉइंट के लिए आप देख सकते हो कि आर का वैल्यू जो है, दैट मींस स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दैट मींस यहां पर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मतलब होगा कि अब आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कम होगा। अब जरा देख लो यहां पर आप जब गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करोगे, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। दैट मींस अगर मैं यहां पे बात करूं, आपके पास इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इट विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
इट विल बी 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर यहां पर गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करोगे, इस गॉसियन स्फीयर, जो मैं ये गॉसियन स्फीयर दिखा रहा हूं, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके बाहर है चार्ज, मगर इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। अगर आपका यहां पे कोई चार्ज एनक्लोज हो ही नहीं रहा है तो आप एनक्लोज चार्ज कितना लोगे? 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहां पर मैं बात करूं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास ds वेक्टर है, आपको पता है कि गॉसियन स्फीयर का एरिया है, ये 0 नहीं हो सकता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास, क्योंकि 0 बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? वो तो 0 के बराबर ही होगा, वो तो 0 के बराबर ही होगा। अब यहां पर बात होती है कि अगर मैं इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करूं, ये तो 0 के बराबर है। अब एरिया जो है, क्योंकि आपने गॉसियन स्फीयर लिया, आपने मेटालिक शेल के अंदर लिया गॉसियन स्फीयर, तो आप बोल सकते हो कि इस गॉसियन स्फीयर का कुछ ना कुछ एरिया होगा। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एरिया है। बट अगर मैं बात यहां पे करूं, ये अगर 0 नहीं हो सकता, फिर किसको 0 होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। दैट मींस आपका जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका 0 है। जितने भी मैंने यहां पर ये पॉइंट्स लिखे, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और मेटालिक शेल पे जब भी कुछ क्वेश्चन आता है ना, वो इन्हीं पॉइंट्स पे आ जाता है। इवन जो इस साल का जेई एग्जामिनेशन है, अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी का एंट्रेंस होगा, जेई में अपीयर करना होगा, ये टॉपिक पढ़ के जाओ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। हम इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस में लूंगा इस पर आगे जाके, और वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। बट फिलहाल के लिए रिजल्ट्स को मेमोराइज करो और चीज़ों को समझो कि किस तरीके से हमने गॉस लॉ को अप्लाई किया। ये जो मैंने जितना भी यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह दिखाया, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि आप मेटालिक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करो यूजिंग गॉस लॉ। 5 मार्क का क्वेश्चन, आपको बस ये सारा डिराइव करना होता है, 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छे से नोट्स लो और आप देखोगे कि आप अच्छा गुड स्कोर करोगे इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए ये सारे इक्वेशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल ड्रॉ करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर कैसे वैरी कर रहा है। तो आप ये देख लो, आप देख सकते हो, ये आपके पास यहां पर, ये आपके पास स्मॉल आर है, बट इस पॉइंट के लिए आपका स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। इस पॉइंट के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि आप सरफेस पर हो। बाकी ये जो वैल्यूज होंगे, ये जो इनसाइड, ये वाला जो पार्ट होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड द शेल, ये रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड द शेल। दैट मींस यहां पर आप आउटसाइड हो और यहां पर आप इनसाइड हो। इनसाइड का मतलब होगा आर लेस देन आर, और आउटसाइड का मतलब होगा कि स्मॉल आर आपके कैपिटल आर से बड़ा है। अच्छा, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? अब यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सीस रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। बहुत आसान। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये वाला एक्सीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर डिस्टेंस को। अब देख लो, स्टार्टिंग में जब आप शेल के अंदर हो, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ग्राफ देखो मैं कैसे बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। तो आपके एग्जामिनेशन में उन्होंने इसको थोड़ा सा ना मैं बोल सकता हूं बोल्ड लाइन बनाया होता है, क्योंकि अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। बट जब आपका R इज इक्वल टू R होता है ना, तब आपको अब्रप्टली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ई मैक्सिमम। और ई मैक्सिमम किसके बराबर था? इट वॉज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट वैल्यू कहां पे मिल रहा है? R इज इक्वल टू R पे। और उसके बाद आपको पता है कि आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होता है और इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। दैट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डाउन हो जाएगा। और यहां पर आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो आपका ई आउटसाइड होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप चेक कर लेना, आप एक्सप्लोरर्स चेक करना और देखना कि ये ग्राफ कितनी बार आया है।
इवन नीट में भी, नीट में मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में एक सिलेंडर लिया गया था, उसमें करंट पास हुई थी और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करेगा। ऐसे ग्राफ्स पूछे जाते हैं और उसका ग्राफ समवट ऐसा ही कुछ था। तो ऐसे ग्राफ्स जो है ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि जब आप सरफेस पे पहुंच गए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो कम कम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये बताओ कि मेटालिक शेल पर मैक्सिमम फील्ड होता है कि मिनिमम फील्ड होता है, आपका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम फील्ड होता है। तो आज की वीडियो में हमने मेटालिक शेल को बहुत अच्छे से कवर किया, इसकी इलस्ट्रेशंस आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।